अब हम पढ़ेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक। आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक का क्या अर्थ होता है, इस चीज को समझना है। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो आपके पास कोई धातु है, कोई भी धातु है और वो अधातु के साथ संयोग करती है। तो जब धातु और अधातु एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो धातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की और अधातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इलेक्ट्रॉन धातु से अधातु में जाते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो दो या तो तीन। तो इलेक्ट्रॉन धातु से अधातु में जाता है। और जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो धातु है, जब धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु के ऊपर आ जाएगा धनावेश, और अधातु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो अधातु के ऊपर आ जाएगा ऋणावेश। यानी धातु तो बन जाएगा धनायन और अधातु का परमाणु बन जाएगा ऋणायन। और प्लस और माइनस उल्टे आवेश होने के कारण इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल लगने से हमें जो यौगिक प्राप्त होगा उस यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, या आप कह सकते हो वैद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, तो क्या बताया कि जब एक धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो धातु का इलेक्ट्रॉन निकलता है और अधातु में प्रवेश करता है, क्योंकि धातुओं की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और अधातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। जब धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धातु बन जाता है धन आवेशित परमाणु अर्थात धन आयन, और अधातु परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो यह बन जाता है अधातु का ऋणायन। और प्लस और माइनस विपरीत आवेश होने के कारण दोनों के बीच लगता है आकर्षण बल और दोनों परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बनता है एक आयनिक यौगिक। ठीक है, जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल में हम लेते हैं सोडियम का परमाणु, धातु का परमाणु है और इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम पहले वर्ग का तत्व है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन है 7वें वर्ग का तत्व, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी बाहरी कक्षा में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। और ये अधातु है, जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी आदत एक इलेक्ट्रॉन देने की होगी, और जिसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी आदत एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होगी। जब ही तो इसे धातु कहा, क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का और इसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का है, इसलिए इसे कहा अधातु। तो ऐसा होने से क्या होता है, जब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम का परमाणु हो जाता है धनावेशित, अर्थात सोडियम हो जाता है धन आयन में परिवर्तित। इसी तरीके से क्लोरीन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो क्लोरीन के ऊपर आ जाता है ऋणावेश और ये बन जाता है ऋणायन। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे हमें एक आयनिक यौगिक प्राप्त होता है NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक या आप कह सकते हो विद्युत संयोजक यौगिक है। इसी तरीके से यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक दूसरी धातु है कैल्शियम, और कैल्शियम की बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और एक अधातु है ऑक्सीजन, इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है वर्ग के आधार पर। मैंने आवर्त सारणी के कुछ मुख्य तत्वों का जिक्र आपके सामने किया था। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा, त्याग देगा, डोनेट कर देगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। और इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 लेगा, ना कि 6 को निकाल देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसे दे दिया और ये वाला भी इसे दे दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, कैल्शियम के ऊपर आया 2 इकाई धनावेश, और ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ऑक्सीजन के ऊपर आया 2 इकाई ऋणावेश, और प्लस और माइनस के बीच लगा आकर्षण बल, जिसके कारण ये दोनों परमाणु आपस में जुड़े और बना एक आयनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसी तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हो धातु और अधातु के संयोग करने का। जैसे मान लो हमारे पास एक धातु है मैग्नीशियम, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन एक अधातु है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी क्लोरीन है अधातु है, बाहरी कक्षा में इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, क्योंकि 7वें वर्ग का है। तो मैग्नीशियम धातु है, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को दे देगा।
ऐसा करने से क्या होगा कि मैग्नीशियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दिए तो मैग्नीशियम के ऊपर आएगा 2 इकाई धनावेश, और इधर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया 1 इकाई ऋणावेश, और इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर भी 1 इकाई ऋणावेश। माइनस और प्लस के बीच आकर्षण बल, माइनस और प्लस के बीच आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण हमें प्राप्त होगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक आयनिक यौगिक है। मतलब कहने की बात यह है कि धातु और अधातु किस प्रकार आपस में क्रिया करती हैं। ऐसे क्रिया करती हैं कि धातु का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को अधातु के परमाणु को दे देता है। ठीक है, चलो हमें पता चल गया कि इससे बनते हैं आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। अब हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुण। अब हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुण कि आयनिक यौगिकों में कौन कौन से मुख्य गुण पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना सबको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक अवस्था के बारे में। तो भौतिक अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनके बीच जैसे ये है आयनिक यौगिक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो धन आवेश और ऋणावेश के बीच जो आकर्षण बल लगता है ना, इस आकर्षण बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, प्रबल होता है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आयन एक दूसरे के बहुत बहुत पास होते हैं, पास होते हैं एक दूसरे के। और जब अवयवी कण पास होते हैं ना, तो वो अवस्था जिसमें अवयवी कण सबसे पास होते हैं वो अवस्था होती है ठोस। तो यदि कोई पूछता है कि आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था कौन सी होती है, तो आप कहोगे कि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण। स्थिर वैद्युत आकर्षण का मतलब तो समझ रहे, धन आवेश और ऋणावेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये बहुत प्रबल होता है। प्रबल माने मजबूत, स्ट्रॉन्ग। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ये कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि आयनिक यौगिक कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, तो आप कहोगे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कणों अर्थात आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर, गलनांक व क्वथनांक। यदि हम आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक की बात करते हैं, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक होते हैं अधिक। क्या होते हैं? अधिक। ध्यान रखना, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। क्यों होते हैं अधिक? इसलिए होते हैं क्योंकि आयनिक यौगिकों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक रचना। देखो कैसी होती है ये आयनिक क्रिस्टल जालक। ऐसा होता है जैसे NaCl की बात करें तो Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव आयन होगा छोटा और Cl नेगेटिव आयन होगा बड़ा। धन आयन का साइज छोटा होता है, ऋण आयन का साइज होता है बड़ा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ होगा Cl नेगेटिव और फिर होगा Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, और यहाँ होगा Na पॉजिटिव और फिर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव। तो इस तरीके की जो संरचना बनती है ना, एक धन आयन को घेर रखा है ऋण आयनों ने और एक ऋण आयन को घेर रखा है धन आयनों ने। तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना। और ये बहुत मजबूत होती है, और मजबूत है तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। इसी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो हमने लिखा गलनांक व क्वथनांक इनके कैसे होते हैं? अधिक। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कारण इसका आयनिक क्रिस्टल जालक के कारण। यह कारण होता है आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अधिक होने का। ठीक है, अब आते हैं तीसरे गुण पर। तीसरा गुण आयनिक यौगिकों का हमें ध्यान रखना है, जल में
घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता, ध्यान से समझेंगे सब। ये आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, तो आप लिखोगे जल में घुलनशील। आयनिक यौगिक सारे जल में घुलनशील होते हैं, कारण यहां लिखता हूं ब्रैकेट में, ध्रुवीय होने के कारण। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, ये सारे ध्रुवीय होते हैं, और ध्रुवीय हैं तो पानी में तो ये घुलेंगे ही। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर क्यों, मैं बताता हूं क्यों। जल्दी से पोज करके लिखो, पहले आप लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो, यदि आप जल की संरचना देखते हो ना H2O की, तो H2O की संरचना ऐसी होती है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। यदि आप इस बॉन्ड को देखते हो ना, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की क्षमता अधिक होती है, जिसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। इसी तरीके से इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में ना होकर ऑक्सीजन परमाणु की ओर सरके हुए होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर 2 इकाई ऋण आवेश आ जाता है, जबकि इस हाइड्रोजन परमाणु पर 1 इकाई आंशिक धनावेश और इस पर भी 1 इकाई आंशिक धनावेश आ जाता है। तो यदि आप H2O को देखोगे ना, जल के अणु को देखोगे, तो जल के अणु को यदि मैं ऐसा मान के चलता हूं, तो उसका एक सिरा तो धनावेशित होता है, एक सिरा ऋणावेशित, भले ही वो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश हो। तो जब किसी अणु का एक सिरा धनावेशित हो और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो, तो धन आवेशित सिरे को, जैसे ये वाला सिरा धनावेशित है, इसका 2 इकाई आंशिक धनावेश, और इस वाले सिरे पर 2 इकाई आंशिक ऋणावेश। तो जो धनावेशित सिरा है, चाहे तो इसे देख लो या फिर इसे देख लो, इसे हम कहते हैं धन ध्रुव, और जो ऋणावेशित सिरा है उसे हम कहते हैं ऋण ध्रुव। और जब किसी अणु में 2 ध्रुव होते हैं आवेश वाले, तो ऐसे अणु को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। तो जल एक ध्रुवीय अणु है, ठीक है, क्योंकि जल का एक सिरा धनावेशित होता है और दूसरा सिरा ऋणावेशित होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जल एक ध्रुवीय अणु है, क्योंकि उसमें धन ध्रुव भी है और ऋण ध्रुव भी है। धन ध्रुव भी है, ये 2 इकाई धनावेश, और ऋण ध्रुव भी है, 2 इकाई ऋणावेश, ठीक है। अब यदि आप आयनिक यौगिकों की बात करो, जैसे NaCl की, NaCl, तो NaCl में आपको पता है इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है, इसने एक ले रखा है, तो इसमें भी तो एक सिरा धनावेशित है, एक सिरा ऋणावेशित। आयनिक यौगिकों में आयन ही तो होते हैं, और एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन। जो धन आयन है उसे आप धन ध्रुव कह सकते हो, और जो ऋण आयन है उसे आप कह सकते हो ऋण ध्रुव, ठीक है ना बात। तो इसका मतलब पता चल गया कि पानी ध्रुवीय है और आयनिक यौगिक भी सारे कैसे हैं, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय में घुलेगा ही। एक कहावत है, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, या जैसे में तैसा। बुरे बच्चों का दोस्त जो बनेगा वो बुरा बच्चा ही होगा, और अच्छे बच्चों का जो दोस्त बनेगा वो अच्छा बच्चा ही होगा। समझ में आ रही ना ये बात। तो यहां एक बात हमें समझ में आती है कि आयनिक यौगिक पानी में इसलिए घुलते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय होते हैं, और पानी भी एक ध्रुवीय विलायक है या ध्रुवीय पदार्थ है। इसके कारण वैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बताए, जैसे आप यहां डिस्कस कर सकते हो। एक बात हो, कुछ वैज्ञानिकों का मानना तो यह है कि जब आप नमक को, ये नमक ही तो है NaCl, जब आप नमक को पानी में घोलते हो तो होता क्या है कि ये तो नमक है NaCl प्लस माइनस, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पर यदि धनावेश के सामने धनावेश आ जाएगा ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। और ऋणावेश के सामने ऋणावेश आ जाएगा तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। तो समान प्रकृति के आवेश तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और एक ही प्रकृति, समान प्रकृति के और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ, ये नमक का अणु है जो हमने पानी में डाल दिया, ये पानी है। पानी का सूत्र हम ऐसे लिख रहे H2O, ये पानी है। तो नमक के अणु के बीच में जल का अणु आ जाता है, इसके ऊपर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर भी आंशिक धनावेश, और इसके ऊपर 2 इकाई आंशिक ऋणावेश। तो वैज्ञानिकों का मानना यह था कि ये जो 2 इकाई धनावेश है वो इस 1 इकाई धनावेश को इस तरीके से प्रतिकर्षित करता है, धक्का देता है, जिसके कारण ये Na पॉजिटिव आयन इधर चला जाता है, और ऐसा ही इस 2 इकाई ऋणावेश के कारण इस 1 इकाई ऋणावेश को इधर धक्का दिया जाता है।
जिसके कारण ये भी अलग हो जाता है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब इस तरीके से धकेले जाएंगे तो इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, माने स्वतंत्र हो जाएगा, और Cl नेगेटिव आयन भी स्वतंत्र हो जाएगा। तो पहले तो वैज्ञानिकों का ऐसा था मानना, पर फिर एक कंसेप्ट और आया। अब वैज्ञानिक यूं कह रहे कि आपके पास ये नमक का टुकड़ा है, जैसे मैं कहूँ आपको कि Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है, Na पॉजिटिव छोटा है, Cl नेगेटिव बड़ा है। अब वैज्ञानिकों का मानना क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप नमक के किसी टुकड़े को पानी में डालते हो तो पानी का अणु ध्रुवीय होता है, जैसे ये एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव। तो वो जब इस ऋण आयन पर अटैक करते हैं, जल के अणु, देखना जल के अणु जब इस ऋण आयन पर अटैक करते हैं, ये कौन सा ऋण आयन है? ये वाला Cl नेगेटिव आयन। तो जल के अणु इसके चारों तरफ ऐसे आते हैं, ऐसे ये जल के अणु इसके चारों तरफ, ऋण आयन के चारों तरफ इस तरीके से आ जाते हैं, इसे घेर लेते हैं। और पक्की बात यह है कि ये नेगेटिव है तो जल का ये पॉजिटिव वाला सिरा यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। होता क्या है कि ये बहुत सारा धनावेश जब इसके चारों तरफ आ जाएगा, ये सारे क्या है? जल के अणु, और ये ऋणावेशित टुकड़ा है, ऋणावेशित आयन है ये वाला Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन। तो ये सब इसे आकर्षित करेंगे और आकर्षित करके स्थिति ये बनेगी कि इसे वहां से तोड़ के बाहर ले आएंगे। ये Cl नेगेटिव आयन है और इसके चारों तरफ जल के अणु इस तरीके से इसे घेर लेंगे, यानी टुकड़े में से तोड़ के इसे अलग लेकर आ जाएंगे इस तरीके से। ये जल के अणुओं ने Cl नेगेटिव आयन को इस तरीके से घेर लिया है कि इसके चारों तरफ जल के अणु इस प्रकार आ गए हैं कि इसका ऋणावेश के पास जल के अणु का धनावेश होगा। बताओ समझ में आ रही है आपके बात? और ऐसा ही इसका उल्टा, जब वे इसे घेरेंगे, मान लो जल के अणु धन आयन को घेर रहे, तो उसे वे इस तरीके से घेरेंगे। देखो कैसे घेरेंगे, देखना जरा। अब आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इस देखो इसके चारों तरफ नेगेटिव है, इसे वहां से उखाड़ के ले आएंगे और इसे भी इसी तरीके से घेर लेंगे सारे। तो अब वैज्ञानिकों का मानना ऐसा है। तो समय समय पर नए नए कंसेप्ट आते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जल में घुलनशीलता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं वे पानी में घुल जाते हैं। पानी में क्यों घुलते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिक खुद ध्रुवीय ही होते हैं और जल भी एक ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय का मतलब जिसके पास धन ध्रुव हो और ऋण ध्रुव हो। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर। चौथा गुण आपको एक और पढ़ना है आयनिक यौगिकों का। हम बात करेंगे विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं आयनिक यौगिकों में। देखो अभी बताता हूं। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास, यहां समझते हैं, चलो मेरे पास एक प्लास्टिक की ट्रे है और इस प्लास्टिक की ट्रे में मैंने NaCl का ढेर लगा दिया, पिसे हुए नमक का ढेर। ये क्या है? NaCl। और इसमें बहुत सारे NaCl के अणु होंगे जो जिनमें Na पॉजिटिव आयन होगा और Cl नेगेटिव आयन, पर दोनों आयन एक दूसरे से बंधे हुए होंगे। कैसे होंगे? बंधे हुए, बॉन्ड है ना इनके बीच में। अब यदि मैं आपको कहूं कि यहां एक काम करो, इधर टच करो एक धनावेशित तार को और इधर टच करो एक ऋणावेशित तार को, तो क्या नमक के अंदर ये जो हमारा नमक का पाउडर है, चूर्ण है, क्या इसके अंदर करंट प्रवाहित हो जाएगा? तो मैं कहूंगा नहीं होगा, क्योंकि यहां आयन तो हैं पर वे मुक्त आयन नहीं हैं, वे हैं बंधित आयन, बंधे हुए आयन। ठीक है। पर यदि मैं ऐसा करूं कि आपके पास नमक है NaCl प्लस माइनस, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ठोस अवस्था में, और इसे तवे के ऊपर रखूं और गर्म करूं, चूल्हे के ऊपर तवे के ऊपर रखें, यदि गर्म कर दिया तो इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आयन कैसी अवस्था में आ जाएंगे? मुक्त अवस्था में। Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन मुक्त आयन के रूप में आ जाएंगे और ये मुक्त आयन फिर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और ये नमक गल जाएगा। जब आप नमक को तवे के ऊपर रखकर गर्म करोगे या किसी भट्टी में रख के गर्म करोगे तो नमक के बीच का ये जो बॉन्ड है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का बॉन्ड है, ये टूट जाएगा और इसके टूटने से नमक जाएगा गल या पिघल, जो भी आप कहते हो, और नमक के गलने से हमें प्राप्त होंगे मुक्त आयन और ये मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेंगे। इसका मतलब यह है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में उनमें मुक्त आयन बन जाते हैं।
पर इसी के साथ साथ एक बात और भी है, यदि आप नमक को शुद्ध जल में घोलते हो ना, शुद्ध जल का मतलब अशुद्ध जल जो विद्युत का कुचालक होता है, तो नमक को शुद्ध जल में यदि घोल दोगे तो शुद्ध जल में घुलने से भी वो आयनों में टूट जाएगा इस तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि नमक एक लवण है और जितने भी लवण हैं वे सभी होते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। और प्रबल विद्युत अपघटय की खासियत ये होती है कि वे जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में। तो नमक तो टूटेगा ही आयनों में। तो या तो आप नमक को गर्म करके गला दो और या फिर नमक को आसूत जल अर्थात डिस्टिल्ड वाटर में घोल दो। तो इन दोनों अवस्थाओं में ही नमक करंट को सप्लाई करेगा अर्थात विद्युत का सुचालक होगा। पर ठोस अवस्था में नमक में करंट नहीं प्रवाहित होगा, यानी वो विद्युत का कुचालक होगा। तो विद्युत चालकता में आप कह सकते हो कि जो आयनिक यौगिक हैं वे ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? कुचालक। ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, ठीक है। जबकि गलित का मतलब गर्म करके गला दिया, गलित या विलयन अवस्था में, गलित या विलयन अवस्था में कैसे होते हैं बेटे? गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? कारण यहां लिख रहा हूं मैं। मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण। भाई मुक्त आयन कौन सी अवस्था में होंगे? या तो आपका आयनिक यौगिक गलित अवस्था में हो, या तो आपके आयनिक यौगिक का आसूत जल में विलयन बना दिया गया हो, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख दिया? ठीक है।